हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक नंदिनी से चैप्टर नंबर 9 मदन मोहन मालवीय। ये देखिए मदन मोहन मालवीय जी हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। साधारण स्थिति का मनुष्य भी सच्ची लगन, निस्वार्थ परकता और कठोर परिश्रम से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। इसका जीवंत उदाहरण परमादरणीय श्रद्धेय महामना श्री मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व है। मालवीय जी ने विश्वविख्यात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर संसार को बता दिया कि सच्ची लगन और कठिन परिश्रम से बड़े काम को सरल हो जाते हैं। श्री मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग के एक सुशिक्षित मध्यम वर्गीय सनातन परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय जी संस्कृत और हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई, परंतु व्यवस्थित रूप से चल न सकी। सन 1868 में प्रयाग के सरकारी हाई स्कूल में प्रवेश लिया। सन 1876 में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1884 में बीए पास करने के बाद इनकी इच्छा संस्कृत में एमए करने की थी, परंतु घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं का दमन करते हुए सरकारी स्कूल में 40 रुपये वेतन पर अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। कालांतर में इन्होंने वकालत की शिक्षा ग्रहण की और जिला अदालत में वकालत का कार्य आरंभ कर दिया। उनके अगाध विश्वास और परिश्रम ने धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार दिया, परंतु 1913 में राष्ट्र सेवा की खातिर उन्होंने अध्ययन कार्य भी त्याग दिया और देश हित में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वकालत के दौरान उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था देवनागरी लिपि के प्रयोग को सरकार द्वारा स्वीकृति दिलवाना। तो बच्चों, देवनागरी लिपि क्या है आप लोग जानते हैं, हिंदी में हमने पढ़ाया है आपको। देवनागरी लिपि, जो आप हिंदी लिखते हैं, जो वर्ड लिखते हैं, उस लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। तो उस टाइम में इंग्लिश ही चला करती थी गवर्नमेंट वर्क में, तो हिंदी को आगे लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उनके अथक प्रयासों एवं अयोध्या नरेश, महाराजा प्रताप नारायण सिंह, मांडा नरेश, राजा राम प्रसाद सिंह तथा पंडित सुंदरलाल आदि के सहयोग से 14 अप्रैल सन 1900 में अदालतों में फारसी के साथ साथ देवनागरी लिपि के प्रयोग का आदेश जारी कर दिया गया। सन 1880 से ही मदन मोहन मालवीय जी सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे। धार्मिक तथा सामाजिक विषयों पर उनके लेख कई पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे थे। अपनी बात को जनमानस तक प्रभावपूर्ण ढंग से पहुंचाने के लिए इन्होंने पत्रकारिता का क्षेत्र चुना। राजा रामपाल सिंह के आग्रह पर सन 1887 में हिंदुस्तान नामक अखबार का संपादन आरंभ कर दिया। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदुस्तान अखबार का आरंभ उन्होंने कब आरंभ किया था। हिंदुस्तान के बाद इन्होंने इंडियन ओपिनियन, हिंदुस्तान रिव्यू, इंडियन पीपल, अभ्युदय आदि समाचार पत्रों एवं मर्यादा नामक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया। इनकी प्रेरणा से ही 24 अक्टूबर 1909 को इलाहाबाद में पहले अंग्रेजी अखबार लीडर का प्रकाशन हुआ। अच्छा वक्ता होने के साथ साथ वे अच्छे लेखक भी थे। इसी प्रतिभा ने उन्हें अच्छा समालोचक भी बना दिया था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे सफल संपादक बन सके। सन 1889 में उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी के सहयोग से भारती भवन नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। प्रयाग में हिंदू छात्रों के लिए छात्रावास की आवश्यकता को मैकडॉनल्ड हिंदू बोर्डिंग हाउस बनवाकर पूरा किया। भारतीय नवयुवकों के लिए भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि पर उच्च स्तरीय शिक्षा देने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सन 1904 में उन्होंने काशी नरेश के सामने काशी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर एनी बेसेंट एवं दरभंगा नरेश के सहयोग से 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग ने इस योजना का शिलान्यास किया। आज उनका यह प्रयास बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आज भी वर्तमान में है, जो सबसे पहले काशी विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ था।
सन 1907 में मालवीय जी ने संयुक्त प्रांत औद्योगिक सम्मेलन का अधिवेशन भी प्रयाग में आयोजित कराया। मालवीय जी का एक अति प्रिय कार्य था जनसेवा। इसी भावना से प्रेरित होकर सन 1914 में कुंभ मेले के स्नानार्थियों की सहायता के उद्देश्य से उन्होंने दीन रक्षक समिति का गठन किया था। सन 1915 में इसका नाम बदलकर सेवा प्रयाग सेवा समिति कर दिया गया। उनकी राय थी कि देश का उद्धार करने के लिए, सुख समृद्धि और प्रतिष्ठा पाने के लिए सब प्रकार की उन्नति धार्मिक, सामाजिक, व्यापार संबंधी और राजनीतिक होनी चाहिए। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इन सभी प्रकार की उन्नति के लिए एकता जरूरी है। उनके भाषणों, लेखों और कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि वे जीवन भर देश की सेवा करते रहे। उन्होंने रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और साइमन कमीशन का भी विरोध किया। आवश्यकता पड़ने पर जेल भी गए। वर्ष 1930 से जीवन के अंतिम दिनों तक वे गांधी जी के साथ मिलकर काम करते रहे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में 1931 में गांधी जी के साथ गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए। वहां उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और लोक सेवाओं के भारतीयकरण की मांगें पेश की। उनका मानना था कि देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए गोरी पलटन को हटाना और घटाना आवश्यक है। आप लोगों को पता होगा कि जब अंग्रेजों का ज़माना था, उस समय वो शासन कर रहे थे भारत पर, तब भारत में जितना भी कार्य हो रहा था वो उन्हीं के हिसाब से हो रहा था। तो मदन मोहन मालवीय जी का ये मानना था कि जो ब्रिटेन के लोग हैं, इनको हटाकर भारतीय लोगों को लाना गवर्नमेंट में ज़रूरी है। मालवीय जी के प्रयासों के फलस्वरूप ही सरकार ने देहरादून में एक सैनिक शिक्षा संस्था स्थापित की। सन 1932 के आसपास मदन मोहन जी ने काशी में अखिल भारतीय स्वदेशी संघ स्थापित किया, जिसका उद्देश्य था स्वदेशी का प्रचार। साथ ही जनता में राजनीतिक चेतना जगाना, उनका उत्साह बढ़ाना भी इस संघ का कार्य था। मालवीय जी स्वदेशी की भावना को देशभक्ति का आवश्यक अंग समझते हैं। उनका मानना था कि राष्ट्रीयता वह भावना है जो देश के संपूर्ण निवासियों के हृदय में देशहित की लालसा से व्याप्त हो और जिसके आगे दूसरी सभी भावनाएं तुच्छ यानी छोटी हों। मालवीय जी देश के गौरव स्तंभ थे। वे धर्मनिष्ठ थे और यही उनके जीवन का आधार था। सच्ची देश सेवा को समर्पित इस महान आत्मा ने 12 नवंबर 1946 को महानिर्वाण प्राप्त किया। महानिर्वाण मतलब वहाँ पर उनका देहांत हो गया। भारत के इतिहास में मदन मोहन मालवीय जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में सदैव अंकित रहेगा। तो देखा आपने कैसे इन्होंने अपना योगदान दिया स्वतंत्रता के लिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। मालवीय जी ने हिंदुस्तान अखबार का संपादन कब प्रारंभ किया? तो इन्होंने हिंदुस्तान अखबार का प्रारंभ किया था सन 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला 4 फरवरी 1916 को रखी गई। तो बेटा क्वेश्चंस के आगे जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आंसर्स लिखे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना, आप इनको अच्छे तरीके से साफ साफ सुंदर सुंदर फुल आंसर्स में लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।